वेलकम स्टूडेंट्स मिशन 50 के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट टॉपिक आपका चल रहा है। संघीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान हम पढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ किस आर्टिकल के द्वारा होता है, ठीक है, उनसे संबंधित वेतन की शर्तें क्या है, उनका महाभियोग, जिसको महाभियोग नहीं बोलते हैं, यानी उनको हटाया किस कारण से जाया जाता है, उसकी हमने चर्चा की थी। चलिए आज का सेशन जल्दी शुरू करते हैं, थोड़ा लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट बताइएगा पॉइंट, लिखिए उसमें, लिखिए, लिखना शुरू किए, पहला पॉइंट लिखिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के एससी कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को एससी कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, चलेगा ब्लैक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, वेतन एवं भत्तों संबंधित प्रावधान। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों संबंधित प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, जल्दी आइए, शुरू ही हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान आर्टिकल 125, ऐसे लिखिएगा, आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 मन करे तो ब्रैकेट में 1 कर दीजिए। आर्टिकल 125(1) के तहत, आर्टिकल 125(1) के तहत ठीक, तो कौन सा ले लें? ठीक है, आर्टिकल 125(1) के तहत तहत निर्धारित किया जाता है, के तहत निर्धारित किया जाता है। आर्टिकल 125(1) के तहत निर्धारित किया जाता है तथा संसद की, तथा संसद की, संसद के द्वारा, तथा संसद के द्वारा समय समय पर, तथा संसद के द्वारा समय समय पर इनसे संबंधित कानूनों का संशोधन किया जा सकता है, तथा संसद के द्वारा समय समय पर इनसे संबंधित प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है। वही है, कानूनों का, प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक वर्ड लिखिएगा, ध्यातव्य है कि, ऐसे, बहुत ज़्यादा फॉन्ट है इसका, ठीक है, ध्यातव्य ऐसे लिखिएगा, ध्यातव्य है कि, इसी में लिखना है, ध्यातव्य है कि संविधान की दूसरी अनुसूची, देखिए, ध्यातव्य है कि, ध्यातव्य है कि संविधान की दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्तों से संबंधित होती है, वेतन एवं भत्तों से संबंधित होती है, वेतन एवं भत्तों से संबंधित होती है। अगला पॉइंट लिखेगा, आर्टिकल 125(2), आर्टिकल 125(2) के तहत, अगला पॉइंट में, आर्टिकल 125(2) के तहत, आर्टिकल 125(2) के तहत इन्हें मिलने वाले विशेषाधिकार, आर्टिकल 125(2) के तहत इन्हें मिलने वाले विशेषाधिकार, मिलने वाले विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, पेंशन, पेंशन, पेंशन तथा अवकाश का वर्णन है, छुट्टी, पेंशन तथा अवकाश मतलब छुट्टी, अवकाश का वर्णन है, अवकाश का वर्णन है, ठीक है। इसी में लिखिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, प्रत्येक न्यायाधीश को, प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर तो सुने होगे ना, तो उसी को हिंदी में सेवानिवृत्ति बोला था, सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम वेतन,
अपने अंतिम माह कर देना, अपने अंतिम माह के वेतन, अपने अंतिम माह के वेतन, अपने अंतिम माह के वेतन का 50%, अपने अंतिम माह के वेतन का 50% पेंशन दिया जाता है। अपने अंतिम माह के वेतन का 50% पेंशन दिया जाता है। तो टेंशन क्या लेना है, सोच लो कि वेतन कितना रहा होगा, कितना वेतन है, लगभग 2,80,000। अब 8वां वेतन आयोग होगा तो सीधे पहुंच जाएगा 3 लाख प्लस। ठीक है, हाँ 3.5 लाख के अप्रोक्स में। अब 3.5 लाख अंतिम, 3.5 लाख क्या है, शुरुआती वेतन है। नहीं नहीं, 3.5 लाख की 2,80,000 वेतन शुरुआती होता है, बढ़ते हुए कितना चला जाता है, लगभग 5.5 लाख, 5.5 लाख पर रिटायर करते हैं वो लोग। तो 5.5 लाख का आधा कितना हुआ, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख उनको पेंशन मिलता है, जो किसी एक अधिकारी का वेतन भी नहीं है। किसी अधिकारी का वेतन मैक्सिमम कितना है अभी, बहुत होगा तो 90,000 होगा। बीपीएससी में जाओगे, खाली पद का भौकाल मचा हुआ है, बीपीएससी का ऑफिसर है, डीवाईएसपी है, ये है। अगर ऊपर से गांधी जी दर्शन न देवे तो कोई बात ही नहीं उन लोगों में। सीधे मान के चलो कि एक दोस्त का बड़ा भाई डीएम था, तो दोस्त उसको बार बार फोन करके कहे, छोटा भाई था उसका दिल्ली में हम लोग के साथ, तो फोन करके, भैया इस बार एप्पल का फोन दिवा दो। अब उसको हम लोग तो समझते थे, उसके भैया का शुरू में वेतन कितना मिलता है, जब लवासना से तुम वापस लौटोगे तो प्रथम वेतन कितना देगा तुमका, बहुत अधिक देगा। तब प्रथम वेतन तुम्हारा 80 से 82 हज़ार रुपये आता है उसका। 80 से 82, उस वक्त एप्पल फोन का दाम कितना होता होगा, 1 लाख समथिंग। अपना पहला वेतन, पहला मंथ का वेतन से इसका एप्पल भी नहीं खरीद पाता। तो दोस्तवा जो था, तो हमारा दोस्त था डीएम, तो फोन करके हमको बोला कि इसको हम कैसे समझाएं, हम बोल भी नहीं सकते हैं कि तुम्हारा हम वेतन, मतलब इतना कैपेसिटी अभी हमारे पास नहीं है कि तुम्हारे लिए एप्पल ले सके, तो तुम ही कुछ समझाओ ना। और वो था कि अपना दोस्त के बीच में भाई भाई डीएम है तो भौकाल मचाए हुए था। तो कभी फोन करके दोस्त से कहा एप्पल का फोन दे दिए भैया, कभी कहे एसी लगवा दीजिए, कभी, मतलब 14-13 की कहानी में बता रहा हूँ। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो उच्चस्थ पद होता है, शीर्ष पद होता है, उनका वेतन और भत्ता रियल मायने में वही लोग उपभोग कर पाते हैं। जैसे राज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, वो लोग का जो पेंशन होगा वो 2 अधिकारियों के वेतन के बराबर मिलता है। ध्यान रहेगा। तो क्या बनना है, जज बनो। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखिए, इसी में कर दीजिए, इनके वेतन पेंशन, इनके वेतन पेंशन भत्ता एवं अधिकारों में, इनके वेतन पेंशन भत्ता, इनके वेतन पेंशन भत्ता एवं अधिकारों में, एवं अधिकारों में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, किया जा सकता। अपवाद लिख लो, अपवाद, अपवाद लिखो। आर्टिकल 360 के तहत, अपवाद में लिखना है, आर्टिकल 360 के तहत लागू वित्तीय आपातकाल के समय। अपवाद में लिखना है, आर्टिकल 360 के तहत लागू वित्तीय आपातकाल के दौरान, लागू वित्तीय आपातकाल के दौरान कटौती की जा सकती है। लागू वित्तीय आपातकाल के दौरान कटौती की जा सकती है, की जा सकती। एकमात्र पद कौन है जिसमें कोई परिवर्तन वित्तीय काल में भी नहीं होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वेतन भत्ता इस सब में कोई कटौती नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पद क्या है, गौरव का है, गरिमा का है, बस। बाकी जितने जो अधिकारी हैं, इवन जितना जो सरकारी अधिकारी होता है, खाली बाढ़ आएगा ना, तब बाढ़ में तुम्हारा 2 दिन का वेतन काट लेगा, दान दे देगा। ठीक है, कोरोना आया था तो 2-3 दिन का वेतन काट लिया था, कितना दिन काटा था, तो है क्या पद पे, मतलब मिला जुला के 7 दिन का वेतन काट लिया था वो। एक दिन का वेतन कितना होता है, अगर ग्रेड तुम्हारा पे स्केल 9 में हो, है 1-2 से लेकर 11-12 तक होता है, तो मान के चलो एक दिन का वेतन किसी निम्नस्थ अधिकारी का बनता है 2800 रुपये। तो 2800 रुपये एक दिन का वेतन, मतलब 3 दिन का कितना हुआ, लगभग। तो उतना, उतना आपका वेतन काट लेगा।
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन मान लो 2 लाख 80 हजार शुरुआती वेतन है, या मान लो उनको अभी 5 लाख रुपए मिल रहा है, 4 लाख रुपए मिल रहा है, तो 4 लाख में उनका कितना काट सकता है? 10% काट सकता है। तो डिपेंड करता है, जितना बड़ा पद उतना वेतन क्या करेगा, काट लेगा। जितना छोटा डीव जो है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, उसका वेतन कितना मिलता होगा? बहुत मिलता होगा, तो 50 से 55 हजार रुपया अब मिला जुला के। अब उसका नहीं काटेगा, जनरली अधिकारी विभाग उसका वेतन नहीं काटता है। हाँ, बहुत ही एसेंशियल स्थिति आ गई तो वेतन काटा जा सकता है। आगे लिखो, नेक्स्ट देखो, न्यायाधीशों के वेतन आयकर मुक्त होते हैं। अगला पॉइंट में, अगला पॉइंट कर लीजिए, न्यायाधीशों के वेतन आयकर मुक्त होते हैं। आयकर मुक्त होते हैं, होते हैं? नहीं होता है, लिखो। न्यायाधीशों के वेतन आयकर मुक्त नहीं होते, ही तो पूछे हैं। आयकर मुक्त नहीं होते हैं, सिर्फ आयकर मुक्त होता है राष्ट्रपति का, बाकी जितना जो पद है सबको टैक्स देना पड़ेगा। न्यायाधीशों के वेतन आयकर मुक्त नहीं होते हैं, स्टार मारो, उसको अंडरलाइन करो, क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन करो उसको। न्यायाधीशों के वेतन आयकर मुक्त नहीं होते हैं। फिर आगे लिखो, इनका वेतन भत्ता, इसी में लिख लो, इनका वेतन भत्ता, इनका वेतन भत्ता समय समय पर संसद के द्वारा पुनर्निर्धारित किया जाता है। इनका वेतन भत्ता समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब लिखो आर्टिकल, ये 125 था ना, अब आगे लिखो आर्टिकल 126, इसी में लिखते चलो, आर्टिकल 126, इसमें डैश देकर लिखो, इसी में डैश देकर लिखना, यदि भारत के, यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश, जो लिखना है, यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश का पद रिक्त है, का पद रिक्त है, या या किसी कारण से अनुपस्थित है, या किसी कारण से अनुपस्थित है, किसी कारण से अनुपस्थित है, या इसमें भी या लिखिए, या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है, ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम है, अक्षम है। इस स्थिति में, इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा तदर्थ, तदर्थ या कार्यकारी, तदर्थ या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ या, तदर्थ लिख दें, तदर्थ या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जब तक नया, जब तक, जब तक मुख्यमंत्री, सॉरी, जब तक मुख्य, नया नहीं, जब तक मुख्य न्यायाधीश, जब तक मुख्य न्यायाधीश अपना पद ग्रहण न कर ले, जब तक मुख्य न्यायाधीश अपना पद ग्रहण न कर ले, ठीक है। अब समझा देते हैं, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, सीजेआई है, या तो बीमार पड़ गए, या तो विदेश दौरा में निकल गए, कुछ भी कारण से भारत में उपस्थित नहीं है। अब भारत में उपस्थित भी हैं तो चलने असमर्थ हैं, मतलब बीमार हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। अब इनके जगह पर सीजेआई के जगह का कुर्सी जो है तो खाली होगा नहीं, तो सीजेआई की तरह क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा कि इनके बाद वाला जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उसमें एक को बुला लेगा, क्या करेगा कि आप आके क्या कीजिए, फैसला कीजिए। तो एक को बुलाया जाएगा जब तक ये सीजेआई वापस आके अपना पद ग्रहण नहीं कर लेंगे। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 126 में। तदर्थ के बारे में इसमें से प्रावधान हटा दिया गया, पहले तदर्थ था, उसको हम थोड़ा अलग से लिखवाएंगे, उसमें समझा देंगे। आगे लिखिए, तो कार्यकारी, अब आगे लिखिए,
सिंपल याद रखना है, जब भी पूछा जाएगा कार्यकारी न्यायाधीश, सीधे पूछा जाता है एग्जाम में, कार्यकारी न्यायाधीश से संबंधित आर्टिकल डायरेक्ट पूछेगा। कितना है? 126 याद रहेगा। अब आर्टिकल लिखो 127। आर्टिकल 127 लिखिए। आर्टिकल 127 में डैश देके लिखिए, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में, या सुप्रीम कोर्ट, एससी कर दो ना शॉर्ट में, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में बस आ जाएगा लाइट। एसी बंद है, लाइट कटा हुआ है, कल भी लाइट कटा हुआ था, आजकल खूब लाइट कट रहा है, सब कारण है। और ये जो लोड नहीं ले रहा है, वो जो है ना, जितना रखा हुआ है सब सब हो गया, क्या इसको बोलते हैं, छठ का हाथी, कोनो काम नहीं कर रहा है। तो एक तो चल ही सकता था, बुलाई अजय को, बुलाई, देखिए वो कहीं चलवाइए, चला दे तो चला दे, नहीं चल रहा है ना। आगे लिखिए, क्या लिखवाया लास्ट में मैंने, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर, न्यायाधीशों की गणपूर्ति, मैं बता दूंगा, न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर, गणपूर्ति मतलब कोरम, न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर, न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर न्यायाधीशों, ठीक है, न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ न्यायाधीश, एडहोक बोलते हैं उसको, तदर्थ न्याय, इंग्लिश में कर देना एडहोक, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इंग्लिश में एडहॉक, ADHOC, एडहॉक, ADHOC, एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ये न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ये न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की क्वालिफिकेशन रखते हो, अहर्ता रखते हो। ये न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहने की अहर्ता रखते हो। ये न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की अहर्ता रखते हो, अहर्ता रखते हो। साथ ही साथ, साथ ही साथ कानून के अच्छे जानकार हो, साथ ही साथ कानून के अच्छे जानकार हो, अच्छे जानकार हो। ये शर्त पूरा होना जरूरी होता है। कानून के अच्छे जानकार हो, ये शर्त पूरा होना आवश्यक होता है। होता है, ठीक है। लिखिएगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सहमति से ही होती है। अगला पॉइंट इसी में कर दीजिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सहमति से ही होती है, होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सहमति से ही होती है। इसी में लिखिएगा, अगर हाई कोर्ट से किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश चुनना है, अगर हाई कोर्ट से, अगर हाई कोर्ट से किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश चुनना है, अगर हाई कोर्ट से, HC से, हाई कोर्ट से किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश चुनना है, अगर हाई कोर्ट से किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश चुनना है, तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, परामर्श लेगा। ठीक है। अब तदर्थ न्यायाधीश के पास वही पूरा शक्ति होगा, मतलब सीधे मैंने बताया था कि सारा पावर किसमें है, चेयर में है। उस चेयर पर जो भी बैठेगा उसको सारा पावर मिल जाना है। तो तदर्थ न्यायाधीश जब तक सुप्रीम कोर्ट के CJI के रूप में काम करेगा, उसका वेतन भत्ता, उसके अधिकार शक्तियां सब क्या होंगी, बराबर होगी। तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। आगे लिखिए, आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 लिखिए। लिखिए, देश हित में आवश्यकता पड़ने पर, आर्टिकल 128 में लिखना है डैश देके, देश हित में आवश्यकता पड़ने पर, देश हित में आवश्यकता पड़ने पर
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। देश हित में आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सेवानिवृत्त रिटायर, टीका लिखे हुए हैं, सेवानिवृत्त, निवृत्ति कर दो या निवृत्त कर दो। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें लिखिएगा आगे, ये कम समय के लिए ही, ये कम समय के लिए ही न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। ये कम समय के लिए ही न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, के रूप में कार्य करेंगे तथा इनकी नियुक्ति, तथा इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के, तथा इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से की जाती है, तथा इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से की जाती है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से की जाती है। अब जो अगला लिखवाएंगे इसी में उसको अंडरलाइन कर लेना, लिखना, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही मुख्य न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीशों को कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई, ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही मुख्य न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु, ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु लिखित अनुरोध कर सकता है। ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु लिखित अनुरोध कर सकता है, लिखित अनुरोध कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो तो रिटायर कर चुके हैं, तो उनको तुमको मनाना पड़ेगा, तुमको लिखना होगा लेटर और उनसे अनुरोध करना पड़ेगा कि राष्ट्रहित में आपकी ज़रूरत है, राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है, तब उनको मन करेगा तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब बूढ़ा आदमी घर में बैठा हुआ 65 साल के बाद उसका घर में कोई पूछ होता है, ठीक है, तो यहाँ तो पूछ होगा, फिर से माई लॉर्ड कहेगा, तो इस वक्त इंतजार करते रहता है कि कब ऐसा अवसर आए। तो मान लो किसी समय में बहुत अधिक एक्सेस भार पड़ जाए, किस पर, न्यायपालिका पर, बहुत सारा केस आ जाए और राष्ट्रहित में केस को जल्दी निपटाना भी है, तो जल्दी निपटाना है तो क्या करेगा राष्ट्रपति, ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति। गेट खोल दीजिए, उसको गेट खोलो थोड़ा सा, एग्जॉस्ट नहीं है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, उच्च न्यायालय का 62, सुप्रीम कोर्ट का 65। 65 के बाद क्या करेगा, वो रिटायर हो जाएगा। अभी जो रिटायर हुए हैं, क्या कौन रिटायर हुए हैं, रंजन देसाई, अभी रिटायर कौन हुए हैं, संजीव खन्ना। चलो, तो संजीव खन्ना रिटायर कर गए, लेकिन हो सके 2028 में उनको चाहिए, 2028 में ऐसा समय आ गया जो न्यायाधीश की जरूरत है, तो राष्ट्रपति की अनुमति कौन लेगा, सीजेआई, कहेगा कि हम संजीव खन्ना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छा न्यायाधीश है, तो उनको क्या किया जाए, प्लीज नियुक्त कर दिया जाए। तो संजीव खन्ना दौड़े दौड़े नहीं आएंगे क्या, क्योंकि संजीव खन्ना कितने साल का रहेंगे उस वक्त, 67 साल का रहेंगे, ठीक है, वेल मेंटेन रहेंगे ही, खाना पीना ठीक होगा ही, वेतन भत्ता कम था नहीं, तो लोग बूढ़ा होगा, तो ऐसे तो गांव में थोड़ा होता है कि 52 साल के बाद पूरा अस्थि पंजर हिलने लगता है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि अच्छा भोजन उनको नहीं मिला, टेंशन है, तरह तरह का तनाव है। और लेकिन वहां पर अभी देखिए, अपने रंजीत सर को देखिए, लगभग 45 साल के हैं, लगते हैं कि 45 साल के हैं, तो फिर मेंटेन किए हुए हैं, लगता है कि बस 24-25 साल के होंगे, मुश्किल से, नया नया हुआ, 12 साल से आईएएस है ऑलरेडी, 2008 में सिलेक्शन हुआ था। तो कल हम उनके एज का चर्चा कर रहे थे, हम पाठक सर सब बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा विमर्श में उसी फोकस छूट गया कि एजे पूछा जाए, तो हमारा एज कुछ बताया गया जो बहुत कम बताया गया ठीक है, हम बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हुआ कि रंजीत सर पर चला जाए, तो जो वहाँ रहता है उसका बात छोड़ के जो नहीं है उस पर बात करो, तो जो नहीं है उस पर बात हुआ।
आए रजनीश सर पर, तो उनसे जो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, उन्होंने एज घटा के सीधे ले आए कि नहीं 35 साल के होंगे। हम लोग अभी नहीं, अभी तो कल ही उनका जन्मे हुआ था। तो लास्ट में आया हुआ, तो लास्ट में रियल एज पता चला, करते करते बात करते लगा अच्छा ये एज है, तो यही होता है। तो इसमें न्यायाधीश के बारे में ये बता रहे हैं कि रिटायर करने के बाद भी उनको अवसर मिलेगा तो आते ही आते हैं। आगे लिखिए नेक्स्ट। ठीक है। गर्मी का कोई तो उपाय नहीं है अभी तत्काल, लाइट का कोई कोई फैन करेगा, हॉस्पिटल बगल में तो गार्डिनर है, कितना ज़्यादा दूर है। फोन करना है यहाँ से, लाद लूद के ले जाएगा। आगे लिखे नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा धीरे धीरे लिखते चलिए, ताकि टॉपिक भी हमारा समाप्त हो जाएगा ना। आगे लिखिए। लिखिए, इनके बारे में लिखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता। इसी पॉइंट में लिखना है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता राष्ट्रपति तय करता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता जब वो चुने जाएंगे तब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति तय करता है, अर्थात अर्थात जरूरी नहीं है, अर्थात जरूरी नहीं है, अर्थात जरूरी नहीं है जो वेतन वर्तमान न्यायाधीशों को मिल रहा हो वही उनको मिले। अर्थात जरूरी नहीं है जो वेतन वर्तमान न्यायाधीशों को मिल रहा हो वही उनको मिले, वही उनको मिले। वेतन कम भी हो सकता है, ध्यान रखना है। अर्थात जरूरी नहीं है जो वेतन वर्तमान न्यायाधीशों को मिल रहा हो वही उन्हें प्राप्त हो, वही उन्हें मिले या प्राप्त हो। ठीक है। बराबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि रिटायर व्यक्ति हैं तो रिटायर व्यक्ति को 100% पेमेंट नहीं मिलता है। इनको जो उस समय का वेतन होगा उसका 50%, 60% कितना देना है कौन तय करेंगे? तो राष्ट्रपति के साथ उनका संबंध कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, ये विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्रपति का। तो वो चाहेंगे तो वेतन का लगभग कम करवा के भी दे सकते हैं, वो चाहेंगे तो एक चौथाई वेतन दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति और संबंधित न्यायाधीश का पूर्व का काल कैसा रहा है, संबंध कैसा रहा है। तो एक व्यक्ति हैं जो इंदिरा गांधी के समय में उनको नियुक्त किया गया था, रिटायर रहे थे, लेकिन जरूरी था तो इलाहाबाद बेंच में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो उस न्यायाधीश को उस समय के वेतन का 1/8 भाग ही मिला था, मतलब बहुत कम वेतन उनको दिया गया था, क्योंकि उनका उम्र कितना हो गया था, 72+। तो 72+ हो गया था, उनको तो पकड़ के व्हील चेयर से लाया गया। इसलिए लाया गया कि ज्ञानी व्यक्ति थे और बहुत मामले देख चुके थे, तो उनको लाया गया, तो व्हील चेयर से आए थे, सीटिंग बैठाया गया और जल्दी जल्दी सारा फैसला, हाँ फैसला बहुत अच्छा दिए थे। क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेचर रद्द किया था, जैसे इंदिरा गांधी किसके खिलाफ लड़ी थी केस, याद है कुछ? इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन थे उनके प्रतिद्वंदी, नाम याद है? नामों पूछता है, अभी नाम हम भी मिस कर रहे हैं, अभी नाम तुरंत याद था। तो जो व्यक्ति थे उनको जानबूझ के हरा दिया। तो वो जो जज था, वो जज याद नहीं, मोहन सिंह या कुछ जज का नाम है, उसने क्या किया, इंदिरा गांधी का कैंडिडेट का किया, रद्द कर दिया। जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई तो उस जज का वेतन मतलब पेंशन पूरा बंद कर दी थी। वो जज का पेंशन वेतन सारा बंद था। वो जज का पेंशन वेतन कौन दिलाया पता है? बीजेपी सरकार में जब सरकार बनी है तो मरने से एक साल 2 साल पहले उनका पूरा पेंशन उसे मिला है। इंदिरा गांधी इतनी कठोर थी उस मामले में कि तुम्हारा रद्द कैसे कर दिया। सरकार के हाथ में रहता ही है, कुछ कुछ क्लेम लगवा के रेड कलम बंद करवा दी थी। तो ये कहानी हम लोग पढ़े हुए थे इसलिए आपको बता दिया। आगे लिखे नेक्स्ट। 128 हो गया ना? हाँ, राजनारायण गांधीवादी नेता थे। राजनारायण, उनके बारे में ये जानिए कि उनसे जब कहता था उनका कार्यकर्ता सा कि झूठ बोलिए, चुनाव में घूमने जाता राजनारायण तो बोलते थे झूठ बोलिए, बोलिए बिजली दे देंगे, पंखा दे देंगे। तब हम झूठ क्या बोले मंच पर, हम झूठ क्यों बोले, देखो हम बिजली पंखा नहीं दे पाएंगे, इस टर्म में तो नहीं दे पाएंगे, अगला टर्म में हमसे आशा करना। एक तो सच बोलते थे, सत्यवादी थे और गांधीवादी विचारधारा के थे, तो इंदिरा गांधी की तुलना में लोगों ने उनको वोट ज्यादा दे दिया। और उन पर केस लगा था इंदिरा गांधी पर कि जो मंच होता है, जैसे देखना कभी तुम लोग गौर नहीं किए होगे, जब कहीं तुम जाते हो गांधी मैदान में कहीं पर रैली होता है तो तुम देखना कि रैली का जो मंच होता है ना, मंच जो बनता है जहाँ नेता बैठते हैं, उसका भी अनुमति लेना पड़ता है प्रशासन से। तो मंच की ऊंचाई कितनी होगी वो भी ध्यान रखना पड़ता है।
तो इंदिरा गांधी का जो मंच का ऊंचाई था जानबूझ के राजनारायण से ज्यादा रखा गया था। और राजनारायण इस पर भी क्लेम कर दिए थे, क्लेम ये किए थे कि जो चुनाव लड़ रहा है तो दोनों पार्टी के मेंबर को, दोनों पार्टी के नेता को बराबर, उसके साथ बराबर व्यवहार कौन करेगा? कानून। तो राजनारायण का जो मंच है वो छोटा है, तो आपका मंच बड़ा कैसे हो गया, ऊंचाई क्यों रखा, ये आरोप लगा था। सरकार का सरकारी गाड़ी का लाभ लिया था इंदिरा गांधी ने, वो भी गलत किया था। जब भी चुनाव में रहिएगा तो सरकारी चीज का लाभ आपको नहीं लेना, उसके बदले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखना है कि इंदिरा जैसे ही होगा, तो जब चुनाव कोई लड़ता है, मुखी कोई भी चुनाव लड़ेगा, विधायक का भी, तो उससे पूछा जाता है कि सिक्योरिटी चाहिए, तो कहता है हाँ 2 गो पुलिस दे दिए। तो 2 गो पुलिस का जितना दिन घूमेगा उतना दिन का वेतन, उसका खाना पीना सब किसको देना होता है? सांसद साहब जो लड़ रहे हैं उनको देना होता है। तो बहुत लोग देख रहा मना कर देता ना, हम ऐसे ही घूम लेंगे, क्योंकि कौन झुंझुना लेके घूमे, अपने खाओ या ना खाओ। अब वो पुलिस ऐसा होता है कि दिन भर में उसको 10 बार भूख लगता है जब वो नेताजी के साथ घूमता है। जहां नारियल का डाब देखेगा रुक जाएगा, नेताजी एनर्जी का कमी हो गया है। ठीक है। जहां देखेगा चिकन मटन है तो नेताजी हड्डी कटकटा रहा है 2 दिन से, डूबते घूमते, नेताजी को ले लो 2 किलो, चलो ठीक है। फिर जहां जूस का दुकान देखा, नेताजी फिट मार रहा था हमको, तो नेताजी समझ जाते हैं कि लूट के मारेगा, इसलिए नेताजी मना करते हैं कि नहीं चाहिए। आगे लिखिए नेक्स्ट। हाँ, सब कुछ देना होता है, खाना पीछा घूमने, उसका, हाँ, उसका वेतन, सरकार से वेतन तो मिलता ही है, लेकिन आपके साथ जितना दिन घूमेगा उसका वेजेस देना पड़ेगा, आपको जोड़ के देना पड़ता है। उस दिन मत दीजिए, लेकिन जोड़ के देना होगा। आगे लिखिए नेक्स्ट। लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की रिक्ति। हेडिंग लगाइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की रिक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की रिक्ति। न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की रिक्ति, पद कैसे रिक्त हो सकता है? पॉइंट 1 लिखिए। लिखिए, 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। पहला पॉइंट एकदम शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा ये नहीं लिखवाएंगे। 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इसी तरह याद कर लेना है इसको। 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। लिखिए, कार्यकाल से पहले मृत्यु होने पर, मतलब 65 साल से पहले मृत्यु हो जाए। कार्यकाल से पहले मृत्यु होने पर। कार्यकाल से पहले मृत्यु होने पर। अगला लिखिए, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने पर। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने पर। अगला लिखिए, कदाचार या असमर्थता का आधार। कदाचार, लिखिए, कदाचार या असमर्थता के आधार पर। कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने पर। कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने पर। ठीक है। कभी भी राष्ट्रपति को छोड़ के महाभियोग शब्द का प्रयोग किसी के लिए नहीं है। प्रचलन में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन कभी भी संविधान में ये प्रश्न आ सकता है कि महाभियोग शब्द संबंधित है, ए राष्ट्रपति से, बी सीजेआई से, सी मुख्य, कुछ भी कर सकता है, राज्यपाल से। तो याद रखिएगा, महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किससे है? राष्ट्रपति से। बाकी के लिए क्या कहा गया है? असमर्थता के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर, ये सब कुछ आधार है जिसके कारण उनको पद से हटाया जा सकता है। हो गया, आगे लिखिए नेक्स्ट। हेडिंग लगाइए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। यहाँ से प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इसको थोड़ा लिखवाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार, जुडिक्शन, पावर एंड जुडिक्शन, शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। इसमें लिखिए, इसको डायग्राम बनवा देगा, डायग्राम ही बनवा देते हैं, याद रहेगा। उसी में नीचे लिख के ऐसे करके लाइन खींच लो। पहला ऐसी लाइन में लिखते चलना, एक एक करके, अपने से मत खींच लो, एक एक करके खींचते चलना जब बोलते चलेंगे। पहला लिखो, मूल या आरंभिक अधिकारिता। मूल या आरंभिक अधिकारिता। मूल या आधुनिक नहीं, आरंभिक।
मूल या आरंभिक अधिकारिता। मूल या आरंभिक अधिकारिता, अधिकारिता। दूसरा लिखिए रीट अधिकारिता। दूसरा में मूल या आरंभिक अधिकारिता पहला था, दूसरा है रीट अधिकारिता। दूसरा लाइन देखे, रीट अधिकारिता। तीसरा लिखिए रीट अधिकारिता हो गया। तीसरा लिखिए अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता। चौथा लिखिए सलाहकारी अधिकारिता। हाँ, सलाहकारी, परामर्शकारी, सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता। अगला लिखिए अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, या सीधे लिखना अभिलेख न्यायालय, ये भी पूछा गया है। अभिलेख, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, न्यायालय की शक्तियां, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। अगला लिखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां, जिसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू पावर बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू पावर। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां, जिसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू पावर बोला जाता है। लास्ट लिखिएगा अन्य शक्तियां, अन्य करके छोड़ दीजिए ना, अन्य शक्तियां एवं अधिकारिता जो भी है, अन्य करके छोड़ दीजिए, अन्य। अब इसके नीचे, नीचे जगह है उसमें, है ना, तो सबका आर्टिकल लिख लीजिए। मूल अधिकारिता वाला का जो सबसे फर्स्ट है उसका आर्टिकल लिखिए 131। उसको रट जाना है, पूछता है। मूल अधिकारिता का लिखिए 131। ठीक है। दूसरा क्या है? हम्म, रीट अधिकारिता। इसका लिखिए आर्टिकल 32, 5 गो रीट जारी करता है। आर्टिकल 32 5 गो रीट जारी करता है, अब लिखवाए हुए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, ये लिखवाए है ना। ठीक है। प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार अपेक्षा। अब क्या है? अपीलीय का लिख लीजिए 132 से लेकर 136 तक। 132-136, 32, 33, 34, 35 सब हो जाएगा। 132 डैश दे के 136 लिख दीजिए। 132 से 136 में डैश का मतलब है 33, 34, 35 सब आ जाएगा। अब कौन सा है? 143, 143, 143, 143। अब कौन है? 129। अभिलेख न्याय अर्थी में लिखिएगा, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां में 129। उसमें भी कर दिया 13, 32, 13, 32, 131 से 136, 13, 32, 131 से लेकर 136, ऐसे करना है। 13, 32, 131 से 136, 143 बहुत है इसमें, 145, इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों आ जाएगा। 143, 145, 143, 145, 226, 143, 145, 226, 246, 246। नहीं, उसमें आएगा आर्थिक मामला है, उसमें भी आएगा, हम समझा देंगे। 246 भी है। ऐसे देखा जाए तो जीएसटी 279A में भी है, और 249A में भी है। और देखोगे तो उसका जब दिल्ली वाला केंद्र वाला मतलब आईजीएसटी का मामला आएगा तो और भी आर्टिकल हो जाएगा, एक आर्टिकल नहीं है। ऐसे देखा तो जीएसटी के बारे में सीधा जाना आता है कि 249 में भी जीएसटी है, 287 में भी बता देंगे, लेकिन क्या करोगे, छोड़ो। आगे लिखो इसमें 372, 372, इसी में 372। तो पुनर्विलोकन की शक्ति बहुत है। ठीक है। 372। इतना आर्टिकल किससे है? पुनर्विलोकन से है। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखवा देते हैं। मूल अधिकारिता क्या है पता है? पूछा गया है तो लिखो, खाली मूल अधिकारिता लिख के डैश दे दो। टर्म लिखवा देते हैं, मूल अधिकारिता लिख के डैश दो।
मूल अधिकारिता लिख के डैश दीजिए। मूल अधिकारिता और आरंभिक अधिकारिता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। फिर डैश देके लिखिए। किसी मामले किसी मामले में किसी मामले में मूल अधिकारिता में डैश देके लिखिए। किसी मामले में वाद की सुनवाई, कोई भी वाद है, किसी मामले में वाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। किसी मामले में वाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। हो सकती है। हो सकती है। लिखिए, इसी में लिखिए कॉमा देके। 3 प्रकार की सुनवाई होती है। 3 प्रकार की सुनवाई होती है। ए में लिखिए भारत सरकार बनाम राज्य सरकारें, ऐसी करती। ए नंबर में लिखिए भारत सरकार बनाम राज्य सरकारें। भारत सरकार बनाम राज्य सरकारें, इसके बीच में कोई झगड़ा है तो। बी नंबर में लिखिए राज्य सरकार बनाम राज्य सरकार, राज्य सरकारें। बी नंबर में लिखिए राज्य सरकार बनाम राज्य सरकार, दो राज्य का झगड़ा है वो भी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो राज्य सरकार बनाम राज्य सरकार। सी नंबर में लिखिए राज्य सरकार बनाम राज्य सरकार। राज्य और राज्य के बीच में झगड़ा होगा तो कौन सुनेगा? हाई कोर्ट थोड़े सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तीसरा लिखिए भारत सरकार बनाम एक से अधिक राज्य। भारत सरकार बनाम एक से अधिक राज्य। भारत सरकार बनाम एक से अधिक राज्य। अब लिखो मूल अधिकारिता में शामिल नहीं है। यहां से प्रश्न है इस बार भी है, पिछले बार भी था। तो लिखो मूल अधिकारिता में शामिल नहीं है, उसका पूरा नाम रटना पड़ेगा। मूल अधिकारिता में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, ए नंबर में अंतर्राज्यीय जल विवाद। विवाद, विवाद, डिस्प्यूट, विभाग नहीं, विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद। कौन कौन में जल विवाद चल रहा है अभी? साउथ में तो पता है कौन जल विवाद है। कर्नाटक, केरला, आंध्रा और तमिलनाडु में कौन विवाद है? कावेरी नदी जल विवाद है ना। और भी नदी है, आंध्रा और तेलंगाना के बीच में भी विवाद है एक जल को लेकर, तुंगभद्रा को लेकर। तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जिसको लेकर जल विवाद है। तो जल विवाद वाला जो मुद्दा है वो मूल अधिकारिता में नहीं आता है। मूल अधिकारिता में क्या आएगा पता है? संघ का कोई मामला हो, संघ सूची का कोई मामला हो, राज्य सूची का कोई मामला हो, उसको लेकर झगड़ा है तो कहाँ जाएंगे? मूल अधिकार में जाएंगे। ठीक है। संघ राज्य सूची का कोई मामला हो और दूसरे राज्य के राज्य सूची का भी मामला हो, या बहुत सारे राज्य का मामला हो, संघ का मामला हो जो कि जीएसटी से जुड़ा हुआ मामला हो, तो कोई भी ऐसा मामला जो संघवाद को प्रभावित करे, जो भी मामला संघवाद को प्रभावित करता है वो सभी क्या है? मूल अधिकारिता में है। बाकी जो, चलिए आ गया, बाकी जो मामला है वो मूल अधिकारिता में नहीं है। आगे लिखिए दूसरा, इसमें क्या लिखा? ए लिखा है अंतर्राज्यीय जल विवाद। बी लिखिए वित्त आयोग से संबंधित मामले। वित्त आयोग से संबंधित मामले, कितना पैसा देना है, कितना लेना है, इसके लिए विवाद मूल विवाद में नहीं है। वित्त आयोग से संबंधित मामले। सी नंबर लिखिए केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच खर्चों या पेंशन का समझौता। केंद्र या राज्यों के बीच खर्चों या पेंशन का समझौता। केंद्र या राज्यों के बीच खर्चों या पेंशन का समझौता, ये भी मूल अधिकारिता में नहीं है। केंद्र या राज्यों के बीच खर्चों या पेंशन का समझौता। फिर लिखिए केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य से संबंधित साधारण विवाद। केंद्र एवं राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य से संबंधित साधारण विवाद। केंद्र और राज्यों के बीच
व्यापार वाणिज्य से संबंधित साधारण विवाद। अगला लिखिए, किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई। अगला लिखिए, किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई। किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई। अगला लिखिए, संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित कोई विवाद। संविधान पूर्व मतलब संविधान बनने से पहले, संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित कोई विवाद। संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित कोई विवाद। कोई विवाद। मूल अधिकारिता वाला प्रश्न आ चुका है, तो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है ना, वो ऑप्शन में दिया हुआ था और बहुत लोग टिक मार के चले आए थे। तो मूल अधिकारिता में क्या होगा, मैंने लिखवा दिया, संघ और राज्य का झगड़ा, राज्य और राज्य का झगड़ा, संघ और एक से अधिक राज्य का झगड़ा। वो किस में आएगा, आरंभिक या मूल अधिकारिता में। ये जितना हमको लिखवाए हैं ये मूल अधिकारिता का हिस्सा नहीं है, ये सामान्य प्रणाली है जिसमें न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप कर सकती है। समझ में आ गया। आगे लिखिए, दो स्टेट के बीच में झगड़ा होगा वो भी जाएगा तुमको केंद्र में ही, मतलब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ही। तो दो, अब डिपेंड करता है कि संघवाद जहां जुड़ा हुआ है वो मामला मूल अधिकार में आ जाएगा, मूल अधिकारिता में। जहां संघवाद नहीं है वहां नहीं आएगा। आर्थिक झगड़ा अगर पैसा रुपया का हो तो वो भी संघवाद का मामला नहीं है, वो केंद्र राज्य संबंध का मामला होगा। वित्त जो आता है वित्त आयोग, वो तुमको पैसा किसी राज्य को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, तो इसको लेकर तुम झगड़ा करोगे तो ये थोड़े मूल अधिकारिता का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से डांट के भगा देगी, तुम जाके सरकार से समझो। वित्त आयोग का गठन हुआ संवैधानिक संस्था है, संविधान से संबंधित मामला है, तो हम क्या सुनेंगे। तुम संसद में जाकर तुम राज्य सरकार, तुम सरकार को टोको जाके, बोलो कि हमको इतना कम क्यों दिए। तो सरकार बताएगी कि तुम्हारा जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं, तुम्हारा क्षेत्र देखते हैं, तीन चीज देखता है ना। पैसा किस आधार पर मिलता है, एक तो भौगोलिक क्षेत्र कितना है वो देखेगा, दूसरा जनसंख्या देखेगा, और तीसरा तुम्हारा देखेगा कि तुम्हारे यहाँ पर्यावरण का कितना विकास हुआ है। कृषि भूमि ज्यादा है तो तुमको ज्यादा नहीं देगा, पहाड़ी राज्य को ज्यादा देगा, क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया नहीं है तो कृषि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब झगड़ा करता है हिमाचल को देते हो, जम्मू कश्मीर को देते हो, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे क्षेत्र पहाड़ी उत्तराखंड को देते हो, झारखंड को, तो क्यों नहीं देगा भाई। जहाँ पर मिट्टी ही नहीं है, कम मिट्टी है, खेती नहीं हो सकता है, तो लोग खाएगा पिएगा कहाँ से, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। अब बिहार सरकार बार बार कहता है तो राजनीतिक मामला है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वही जानता है, तो हम लोग समझ जाते हैं। बिहार का कोई एक आधार नहीं है जो उसको यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा मिले, कोई आधार ही नहीं है। जैसे विशेष राज्य के लिए जाएगा सीधे केंद्र सरकार कहेगी नदी देखे हो, गंगा नदी, हाँ देखो गंगा नदी घाटी देख लो, पूरा गंगा का बेल्ट ही है बिहार में, दो भाग में बांटा हुआ, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। हाँ बाढ़ आता है तो उसके लिए बाढ़ का राशि देता है सरकार, तो दे ही रही है। तो बाढ़ आएगा सूखा आएगा इसके लिए तो फंड तुमको दे ही रहा है, तो तुमको विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए। जनसंख्या के बारे में कहता है कि पश्चिम बंगाल को तुम पीछे छोड़ चुके हो, कुछ दिन में हमको भी छोड़ोगे। तो जनसंख्या में भी सबसे बलिष्ठ हम ही लोग हैं। रहा एरिया में, तो एरिया भी छोटा नहीं है, तुम देखोगे तो बिहार का, जब झारखंड अलग हो गया तो थोड़ा एरिया छोटा है, लेकिन बिहार का एरिया अभी भी छोटा नहीं है। इक्विवेलेंट तो पश्चिम बंगाल है अप्रोक्स, झारखंड से तो लगभग डबल है, उत्तराखंड से लगभग डबल है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जब भी विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है तो केंद्र सरकार सीधे कहती है कि 5 गो आधार तुमको हम दे रहे हैं, पांचों फुलफिल करके भेज दो। अगर लग गया कि तुम्हारा पांचों सही बात है तो कभी नहीं भेजा है ये सब। इतना हुआ है कि केंद्र से जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा 80% लौटता है। लालू जी के समय 90% लौटता था, इसके समय 50-60% लौट जाता है। मतलब इसके समय अगर 40% भी लौटा तो 60% खर्चा किया ही। तो 60% खर्चा करने के बाद इतना डेवलपमेंट देख रहे हो, बाकी लोग के पास डीपीआर बनाने का प्लान नहीं आता, फिर क्या बनाए, कहाँ पैसा खर्च करे। क्योंकि कैग देख रहे हो ना, ऊपर से कैग बैठा होता है, एक पैसा खा नहीं सकते हो। इन्हीं की वजह से सर गए थे घूमने तो पान खा लिए, 2 थप्पड़ लगा देगा, पान खाने के लिए पैसा दिया गया था नहीं। तो हिसाब मांगता है और एक एक रसीद लगाना पड़ता है, कैग के पास सारा रसीद का जांच करता है, तभी तक घोटाला पैदा चलता है कि हाँ मनरेगा का पैसा खा गया। फुलवंती देवी एक महिला थी, 200 साल पहले मर गई थी वो, और उसके नाम पर लगभग कितना साल से, लगभग 20-30 साल से उसके नाम पर ये सब खा रहा। उसके घर में पूछा गया फुलवंती देवी है, तो उनका जाकर के आइए ना दिखाते हैं, ले गया माला दिखाया, माला चढ़ाया हुआ था, यही है। तो हाँ ये कब मरी, तो बोली कि हमारी छेड़दादी थी। मतलब हम लोग बूढ़ा हो गए हैं, ये हमसे कब की है पता है आपको। तो
अधिकारी आश्चर्य करते रहा कि यही थी। तो हाँ, तो कितना इनसे मनरेगा, तो कहाँ हम लोग मनरेगा ले रहे हैं, हम लोग तो नामे नहीं है। तो पता लगे मुखिया जी क्या करते थे, फुलवंती देवी का पैसा खा रहे थे। अब फुलवंती देवी अगर स्वर्ग में होगी तो कोई बात नहीं, अगर नरक में होगी तो बिखे बिखे गाली दे रही होगी कि हमारा नाम पर खा रहा है पैसा, और उसको मिल कुछ नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार कैग जो है जांच करके घोटाला का पता चलाता है। आगे लिखिए नेक्स्ट। रीट अधिकारिता लिख के डैश दीजिए। रीट अधिकारिता लिख के डैश देना है, लिखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत, इसमें डैश देके लिखिए, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को एससी कर दो। आर्टिकल 32 के तहत एससी को 5 प्रकार की, एससी को 5 प्रकार की रीट अधिकारिता दी गई है। 5 प्रकार के रीट अधिकारिता दी गई है जिसे वह पीआईएल के संदर्भ में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल के संदर्भ में प्रयोग करता है। जिसे वह पीआईएल, लोक हितवादिता इसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। पीआईएल के संदर्भ में, पीआईएल के संदर्भ में उपयोग करता है, संदर्भ में उपयोग करता है। पीएन भगवती है, बीएन भगवती जो थे, पीएन भगवती और एक और व्यक्ति है, इनके क्या हुआ, पीएन भगवती के समय में ऐसा हुआ था कि उन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया। तो जनहित के मामले में, मतलब कोई आदमी है वो अपने अधिकार से अनभिज्ञ है, लेकिन उसके साथ सरकार या शासन या प्रशासन उसके साथ भेदभाव कर रही थी, लेकिन उसको नहीं संज्ञान है, उसको पता नहीं है कि वो हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो चुप था। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज का नजर पड़ गया, तो बोला कि इसको संज्ञान में नहीं लिया सकता है, लेकिन हम लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सरकार को निर्देश दे दिया कि फलाने व्यक्ति या समूह के लिए विशेष प्रयास कीजिए, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, संवैधानिक स्थिति वैसी है, और उसको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार को उसके लिए क्या बनाना पड़ा था, नियम बनाना पड़ा था। तब से पीआईएल का शुरुआत हो गया। अब पीआईएल पहले था कि कोई व्यक्ति, जैसे तुम बताए भी थे कहानी कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे समाज में है, पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके साथ अत्याचार हो रहा है, या तो कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका पड़ोसी कर रहा हो, या तो कोई संस्था कर रहा हो, या तो कोई सरकारी संस्था कर रहा हो। व्यक्ति क्या है, पीड़ित है, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं है कि इसके लिए कंप्लेन कहाँ करे। व्यक्ति थाना में जाता है, थाना भी इसको प्रताड़ित करके भगा देता है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ तुम अगर जागरूक हो तो उसका नाम लेके तुम एक आरटीआई लगा सकते हो या पीआईएल दर्ज कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि फलाने व्यक्ति के साथ ये अत्याचार किया गया है, और उसका सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा। बस यही है संदर्भ। आगे लिखिए, अपीलीय अधिकारिता लिख के डैश दीजिए। डैश मामला लिखवा देते हैं, क्या कर, आर्टिकल लिखवा दिया है ना, आर्टिकल लिखवा दिया, इसमें खाली डैश देकर लिखो। सिविल तथा आपराधिक मामलों से संदर्भित है, ये लिखना जरूरी है ना, सिविल तथा आपराधिक मामलों से संबंधित है। क्या अपीलीय में ही है, सिविल तथा आपराधिक मामलों से संबंधित है, सिविल तथा आपराधिक मामलों से संबंधित है। 132, 33, 34 और 36 यही लिखवाए थे ना, 132, 33, 34, 134, 36, 4 को याद रखना। 134 से लेके 136 तक, 135 नहीं है। 132, 33, 34 और 36, 135 नहीं है। 132, 33, 134 से 36, 132, 133, 134, 136, 4 गो है, 35 नहीं, 135 नहीं है। 132, 133, 134, 136, 4 गो है, जिसको बोलते हैं क्या, अपीलीय अधिकारिता। चारों को लिखवाएंगे बहुत समय लगेगा, मेंस का प्रश्न है तो क्यों लिखवाओगे, नहीं तो लिखवा देंगे कि संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ है, वित्तीय मामले से जुड़ा हुआ है, सिविल मामलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है, तो लिख के क्या करोगे। आगे लिखो नेक्स्ट। सलाहकारी अधिकारिता में कितना था, 143 था ना। इसमें क्या क्या होता है पता है, क्या होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, किस मामले में, किसी संवैधानिक प्रश्न का मुद्दा हो तब, या किसी को नियुक्त करना हो तब, या किसी भी
बिल में, विधेयक में विधि का प्रश्न आ रहा हो तब, मौलिक अधिकारों का कोई खंड आ रहा हो तब, इस मामले में राष्ट्रपति क्या करेंगे, सलाह लेंगे किससे, सीजेआई से। सलाह या परामर्श क्या है, वो उसका नेचर क्या होगा, बाध्यकारी नहीं होगा। चाहे तो सीजेआई मना भी कर सकता है, बता भी दे सकता है, चाहे तो राष्ट्रपति मानेंगे भी या नहीं भी मानेंगे। तो इस चीज को लिखवाना जरूरी है कि समझा दे। आगे बढ़ो। अभिलेख न्यायालय में क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितना डिसीजन दिया गया, जितना ऑर्डर दिया गया, उस सब को रिकॉर्ड में रखा जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसके द्वारा समय समय पर कोई अगर विवाद होता है तो उसके मामले को आधार बनाकर क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर लिखना है तो लिख लो, लिखवा देते हैं। लिखना है इस बारे में, इसमें कुछ लिखवाने वाला है नहीं, लेकिन लिखो। इसमें सीधे ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जितना ऑर्डर दिया, जितना निर्णय दिया, सबको रिकॉर्ड में रखा गया है। और उस रिकॉर्ड को कहाँ भेजा जाएगा, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सब में रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला दे रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि कैसे इसको निर्णय दे, तो उस रिकॉर्ड को निकाल के पढ़ेगा और देखेगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या है, तो लिखेगा ये गाइडलाइन है, उस पर निर्देश दे देगा। बस यही तो है इसमें। इसके लिए कितना लिखोगे, मेंस में रहता तो लिखवा देते बहुत ज्यादा इसमें। सर्वमान्य इसलिए दिया जाता है कि दिल्ली न्यायालय का 80% काम सुप्रीम कोर्ट करता है। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में 4 गो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट देखी है, 3 गो और कोर्ट है, द्वारिका कोर्ट है, तीस हजारी कोर्ट है, एक और कोर्ट है। तो जितना जो कोर्ट है, हाँ वही कोकोडुमा जो नाम है, क्या नाम है उसका, हाँ तो काकाडुमा, तो उसमें जितना कोर्ट है उस सब का कोर्ट का हेड ऑफिस कौन है, दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट का जो जितना जज है और जितना जो वकील है, सब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, सुप्रीम कोर्ट वाला दिल्ली हाई कोर्ट में आता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जितना मामला देखोगे ना, सब सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील के द्वारा दिया जाता है। तो ये पक्ष माना जाता है कि उसमें कोई अंतर नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट से कोई फैसला जीते या हार गए, और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो फिर हारोगे, ये पहले ही लिख के बता देते हैं। इसलिए कि वही सब जज का बेंच वहां बैठता है, और वही न्यायाधीश, वही क्या करेगा, अधिवक्ता जाकर वहां फैसला देता है। तो तुम उसके ही खिलाफ, उसके खिलाफ चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो देखेगा मेरा ही मामला लेके हमारे पास आ गया है, तो बोला था बताए थे ना हाई कोर्ट में तुमको कि नहीं हो सकता इसमें। तो नहीं सर, हम सोचे थे साहब कि यहाँ फैसला, अच्छा रुको बताते हैं, फिर क्या क्या और डिमोशन कर देगा। यही तो होता है उसमें। इसलिए माना जाता है कि विधि का जो सारवान प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधि के सारवान प्रश्न में जो डिसीजन लिया गया, विधि, उसी विधि के सारवान प्रश्न को कौन मानता है, हाई कोर्ट मानता है, और सिविल कोर्ट मानता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं। आगे लिखिए, न्यायिक पुनर्लेखन में क्या है। अब इसमें इसमें लिखो, इसको लिखवाना पड़ेगा। लिखो न्यायिक पुनर्विलोकन, लिखे डैश दो, न्यायिक पुनर्विलोकन। यहाँ लिखे है मैंने न्यायिक पुनर्विलोकन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन, लिख के डैश दो। लिखो इसमें, इसके अंतर्गत विधायिका या कार्यपालिका द्वारा, इसके अंतर्गत, न्यायिक पुनर्विलोकन के बाद डैश देकर लिखना है, इसके अंतर्गत विधायिका या कार्यपालिका द्वारा द्वारा किसी आदेश या नियम, इसके अंतर्गत विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किसी आदेश या नियम को को मौलिक अधिकारों या डीपीएसपी के प्रतिकूल होने पर, को मौलिक अधिकारों या डीपीएसपी के प्रतिकूल होने पर, मौलिक अधिकारों या डीपीएसपी निदेशक तत्वों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका इसे रद्द कर सकती है। डीपीएसपी के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका इसे रद्द कर सकती है, ऑब्लिक समीक्षा कर सकती है, रद्द कर सकती है, ऑब्लिक समीक्षा कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, ईटीसी। हो गया, यही है, और कुछ नहीं इसमें। अन्य शक्तियां में थोड़ा डैश देकर लिख लो, एक दो लाइन इसमें लिखवा देते हैं। लिखो सुप्रीम कोर्ट, अन्य शक्तियां में डैश देकर लिखो, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत 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 सरकार के आदेशों या निर्णयों को पुनर्विचार करने को कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत सरकार के निर्णयों या आदेशों को बदलने के लिए कह सकती है। बदलने के लिए कह सकती है या अपने निर्णयों एवं आदेशों को पुनर्विचार कर सकती है, या अपने निर्णयों एवं आदेशों को पुनर्विचार कर सकती है। अपने निर्णयों एवं आदेशों को पुनर्विचार कर सकती है। पुनर्विचार कर सकती है। ठीक है, आगे लिखो। आर्टिकल 139 का इसी में है। आर्टिकल 100, अगला पॉइंट में आर्टिकल 139 ए, आर्टिकल 139 ए डैश देके लिखो इसमें। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट विधि के सारवान प्रश्न में, हम समझा देंगे, विधि के सारवान प्रश्न में विधि के सारवान प्रश्न में विधि के सारवान प्रश्न में उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों को, उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के मामले को, ऐसे करना, उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले को, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले को अपने पास मंगा सकती है। 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 हो गया। अब इसमें क्या है कि मान लो कि कोई हाई कोर्ट में मामला चल रहा है या सिविल कोर्ट में, और मामला में विधि का कोई प्रश्न है और उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट मंगवा लेगी कि इसको फैसला हम दे देंगे, तो उन सही मामलों को अपने पास क्या होगा, मनवा लेगी। या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी कह सकता है इनको कि कुछ विधि का प्रश्न है सर, तो आपके पास हम भेज देते हैं, तो भेज दो, यही मामला होता है। आगे लिखिए नेक्स्ट। आर्टिकल 141, अगला पॉइंट में आर्टिकल 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आर्टिकल 141 के अंतर्गत 141, आर्टिकल 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। भारत के, ऐसे बोलते हैं आबद्धकारी, लेकिन तुम बोल लो बाध्यकारी होगी। बाध्यकारी होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसको सारा जितना हाई कोर्ट है उसको मानना पड़ेगा, मना नहीं कर सकती है। एक आर्टिकल लास्ट लिख लीजिए, आर्टिकल 142 लिखो। आर्टिकल 142 इसमें लिखो, सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में डिक्री देती है। सिंपल, सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में डिक्री देती है। डिक्री कब मिलता है, जब पूर्ण न्याय मिल गया हो। किसी मामले में डिक्री देती है, प्रमाण पत्र देगा वो इतना चुके, उसको सजा के दीवार पर टांग देना है। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में डिक्री देती है, मतलब पूर्ण न्याय देती है। ठीक है, डिग्री कहता है लेकिन नाम उसका डिक्री है। डिग्री मतलब जो एजुकेशनल एकेडमिक्स का है, डिक्री मतलब होता है कानूनी। कानून के द्वारा जो डिग्री दिया जाए उसको बोलते हैं डिक्री, और जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री मतलब क्या है, डिग्री मतलब सीधा हुआ कि तुम एलिजिबल हो किसी जगह पर अप्लाई करने के लिए। डिग्री मतलब तुम एलिजिबल हो किसी भी मामला में मुक्त होने के लिए, कि हम डिग्री मिल गया मतलब इस जो केस का मामला है दोबारा कभी नहीं हम पढ़ाएगा। ठीक है, कोई दूसरा आरोप लगाएगा तो मुक्त कर दिया जाएगा। हो गया। वेतन भत्ता तो कराना है क्या, अब तो बढ़ गया है।
वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट का कितना है? लुसेंट का किताब अभी है आपके पास? देखो तो उसमें लेटेस्ट क्या है। ये तो पुराना इसमें दिया हुआ है। वेतन भत्ता कितना मिल रहा है अभी? ये तो बहुत पुराना दिखा रहा है। इसमें 90,000 बता रहा है, जो कब्बे का है। ये तो बाबा आदम का किताब है। ठीक है। लिखो 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 लिखवाते हैं। 2 लाख 80 है ना? ठीक। लिखिए, अगला लिखिए। बस एक एक लाइन में आर्टिकल 200, एक एक लाइन में सब लिखवा दें। लिखो आर्टिकल 221, 221, आर्टिकल 221। इसी में अगला लाइन में लिख लीजिए ना, आर्टिकल 221, 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते हैं। आर्टिकल 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते हैं। वेतन एवं भत्ते हैं कितना है, डैश दे के लिख लेना तुम लोग, करेंट देख के। ठीक है। डैश लेके कितना है लिख लेना। अब अगला लिखो। आर्टिकल 222 के अंतर्गत, अगला पॉइंट, आर्टिकल 222 के अंतर्गत न्यायाधीशों का स्थानांतरण है, ट्रांसफर। न्यायाधीशों का स्थानांतरण है, स्थानांतरण है, इंग्लिश में ट्रांसफर है। ट्रांसफर का वर्णन कौन देता है? आर्टिकल 222। ठीक है। आगे लिखिए। अब कोई आर्टिकल 223 के तहत, अगला पॉइंट, आर्टिकल 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेंगे, ध्यान रखना है। नियुक्ति होती है, हाँ। अगले आगे लिख लीजिए। आर्टिकल 224 के तहत, अगला, आर्टिकल 224 के तहत एडिशनल, मतलब उसको बोलते हैं अपर, अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 224 के तहत अपर को क्या बोलते हैं? एडिशनल। एडिशनल जज, सुनते हो ना, एडिशनल जज। एडिशनल, ऐसे कर दो, अपर या कार्यकारी, अपर या कार्यकारी। कार्यकारी को क्या बोलते हैं? एक्टिंग, एक्टिंग न्यायाधीश। अपर या एडिशनल या एक्टिंग जजों की नियुक्ति होती है, जजों की नियुक्ति होती है। आगे लिखिए। आर्टिकल 220, आर्टिकल 224 क, आर्टिकल 224, 224 क कर दीजिए। लिखो, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है। 225 कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट कल करे क्या? छोड़ दिया जाए? कल हाई कोर्ट करा के हाई कोर्ट अधीनस्थ कल हो जाएगा। और कल तो मतलब संडे है ना, परसों होगा। परसों टेस्ट भी है, एक सेक्शनल टेस्ट। तो पहले टेस्ट दे दिया जाएगा, कल ही दे देंगे टेस्ट, अगर आज बना देंगे। टेस्ट का एनालाइज करा लेंगे, या पहले पढ़ा के तब एनालाइज करा देंगे, जो भी होता हो। एनालाइज एक्स्ट्रा करवा लेना रुक के, क्लास में कराओगे तो क्लास पे चला जाएगा। टेस्ट परसों ही होना है, लगभग प्रिंट हो चुका है। मतलब कुछ कुछ सवाल हम चेंज करवा रहे थे बीच में, हो जाएगा। आज पूरा करवाएंगे टेस्ट। कल मतलब सोमवार, सोमवार या मंगलवार रेडी रहिए टेस्ट के लिए। नागरिकता से लेकर मौलिक कर्तव्य तक पूरा पढ़ के आइए। लुसेंट पढ़ के आइए, जो आपके पास किताब है सब पढ़ के आइए। ठीक है। जो पढ़ाया गया है उसको ही पढ़ के आएंगे तो लगभग जो पढ़ा रहे हैं उससे तो क्वेश्चन हम बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। आगे लिखिए। कल की कक्षा करेंगे फिर।
कल कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का सेशन यही छोड़ देता हूँ, अगला क्लास फिजिक्स का आप लोग करें। कल फिर जो टॉपिक बचा हुआ है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय, उसको कवर करके फिर अगले कक्षा की तरफ चलेंगे, जिसमें जहां से प्रश्न आता है उसको कहीं कवर किया जाएगा।